अगली जो प्रावस्था है वो है एनाफेज प्रावस्था। पिछले वीडियो के अंदर हमने समश्रुति विभाजन के केंद्रक विभाजन की प्रोफेज और मेटाफेज प्रावस्था के बारे में पढ़ा है। तो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। देखो, प्रोफेज प्रावस्था, केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो गई, केंद्रिक है अंदर वो विलुप्त हो गया, ठीक है। दो तारक काय है या तारक केंद्र है वो बन गए। दोनों मेटाफेज प्रावस्था में क्या हुआ, तारक केंद्र विपरीत ध्रुवों पर चले गए, तारक तंतुओं का निर्माण हो गया, इन तारक तंतुओं पर गुणसूत्र व्यवस्थित हो गए, गुणसूत्र की जो दोनों सिरे हैं वो ध्रुवों की ओर व्यवस्थित हो गए, ठीक है। अब अगली अवस्था का नाम है एनाफेज प्रावस्था या एनाफेज अवस्था। तो एनाफेज अवस्था के अंदर क्या होता है, देखो, तारक तंतुओं में संकुचन से, तारक तंतुओं में संकुचन से गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर में विभाजन होता है, जिससे पुत्री सेंट्रोमियर का निर्माण होता है। प्रत्येक पुत्री सेंट्रोमियर युक्त भाग पुत्री गुणसूत्र कहलाता है। तारक तंतुओं में संकुचन से ये विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करते हैं, ठीक है। तो दूसरा भाग है, जो अगला तीसरा भाग है एनाफेज प्रावस्था। एनाफेज प्रावस्था में क्या हुआ, देखो, ये जो मेटाफेज अवस्था के अंदर तारक तंतु बने थे ये वाले, इन तारक तंतुओं में संकुचन होगा। संकुचन होगा का मतलब होता है कि ये दोनों जो तारक काय है, इनके तारक तंतु है, ये दोनों तारक तंतु है, ये इन गुणसूत्रों को अपनी ओर खींचने का प्रयास करेंगे। यानी ये तारक तंतु इस गुणसूत्र को अपनी ओर खींचेगा, ये तारक तंतु वो गुणसूत्रों को अपनी ओर खींचेगा। यानी ऊपर और नीचे से दोनों ओर से इन गुणसूत्रों पर दबाव पड़ेगा। इन गुणसूत्रों पर दबाव पड़ेगा तो गुणसूत्र के बीच वाला भाग होता है सेंट्रोमियर, तो इस बीच वाले भाग से गुणसूत्र है वो टूट जाएंगे और एक गुणसूत्र है वो सेंट्रोमियर युक्त वो ऊपर चला जाएगा और इसका आधा भाग वो चला जाएगा नीचे की ओर। यानी इस प्रकार की जो संरचना है वो बन जाएगी। ये आधा भाग ऊपर की ओर, ये आधा भाग नीचे की ओर आ जाएगा। और ये जो नए सेंट्रोमियर युक्त जो गुणसूत्र के आधे भाग बनते हैं, इनको नए गुणसूत्र या पुत्री गुणसूत्र कहते हैं। इन गुणसूत्रों का नाम क्या हो गया, नए गुणसूत्र या पुत्री गुणसूत्र, ठीक है। ये पुत्री गुणसूत्र, इन तारक तंतुओं में संकुचन होने से ये पुत्री गुणसूत्र ऊपर की ओर, दूसरा सेट है वो नीचे की ओर आ जाएगा। आगे देखो, इसमें और क्या पढ़ा हमने, तारक तंतुओं में संकुचन से ये विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करते हैं। तारक तंतुओं में संकुचन होने से ये विपरीत ध्रुव है, यानी एक सेट तो ऊपर की ओर चला जाएगा और एक नीचे की ओर आ जाएगा और भुजाओं में आ जाते हैं। इस अवस्था में गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन किया जाता है। यानी एनाफेज अवस्था है, एनाफेज अवस्था के अंदर गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन किया जाता है, इस जिसके आधार पर गुणसूत्र के 4 प्रकार होते हैं और इस आकृति के आधार पर गुणसूत्र है वो 4 प्रकार के होते हैं। लास्ट प्रावस्था है, अंतिम प्रावस्था है, उस प्रावस्था का नाम होता है टीलोफेज प्रावस्था। अंतिम प्रावस्था है टीलोफेज प्रावस्था। देखो, टीलोफेज प्रावस्था क्या होती है, इसमें प्रोफेज के विपरीत घटनाएं घटित होती है। यानी प्रोफेज के अंदर जो घटनाएं हुई थी उन घटनाओं की विपरीत घटनाएं टीलोफेज के अंदर होती है। अब प्रोफेज में क्या कौन सी घटनाएं हुई थी, केंद्रक झिल्ली टूट गई थी, केंद्रिका है वो विलुप्त हो गई थी, गुणसूत्र है वो धागे नुमा संरचनाओं में परिवर्तित हो गए थे। तो इस टेलोफेज में उनकी घटनाओं के विपरीत घटनाएं होंगी। विपरीत घटनाएं कौन कौन सी होगी, देखो, इसमें केंद्रक झिल्ली पुनः बन जाती है। प्रोफेज के अंदर केंद्रक झिल्ली टूट जाती है और टेलोफेज अवस्था के अंदर केंद्रक झिल्ली वो वापिस बन जाती है। केंद्रिका प्रकट हो जाती है, यानी प्रोफेज के अंदर केंद्रिका विलुप्त हो गई थी और टेलोफेज अवस्था में केंद्रिका का निर्माण वापिस हो जाता है। तारकाई विलुप्त हो जाते हैं, यानी प्रोफेज के अंदर तारकाई बने थे और इसमें तारकाई वो क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे।
गुणसूत्र धागे नुमा कुंडलित संरचनाओं में पुनः क्रोमेटिन जालिका में आ जाते हैं और क्रोमेटिन जालिका में से गुणसूत्र प्रोफेज के अंदर अलग होते हैं और टेलोफेज अवस्था में सभी गुणसूत्र आपस में मिलकर क्रोमेटिन जालिका है वो बना लेते हैं। इस प्रकार दो पुत्री केंद्रकों का निर्माण हो जाता है और ऐसे दो अलग अलग ध्रुवों के ऊपर जो दो पुत्री केंद्रक हैं वो बन जाएंगे, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र केंद्रक के बराबर होती है। और ये याद रखना है, समसूत्री विभाजन पढ़ रहे हैं तो समसूत्री विभाजन के अंदर गुणसूत्रों की संख्या है वो मात्र केंद्रक, यानी जिस केंद्रक से दो संरचनाएं बनी है उस केंद्रक के बराबर गुणसूत्र हैं वो इनमें रह जाएंगे। तो ये टेलोफेज प्रावस्था, देखो टेलोफेज प्रावस्था का डायग्राम वापिस ये लास्ट वाला है टेलोफेज प्रावस्था का डायग्राम। इसके अंदर एनाफेज के अंदर ये वाला भाग है, इस वाले भाग के चारों ओर एक झिल्ली आ जाएगी, झिल्ली का नाम होगा केंद्रक झिल्ली। ये केंद्रक झिल्ली, इस केंद्रक झिल्ली में ये गुणसूत्र है ये आपस में व्यवस्थित होकर वापिस क्रोमेटिन जाल बना लेंगे। ये क्रोमेटिन जाल हो गया, ये केंद्रिका वापिस आ गई, ठीक है। अब ये पूरी एक संरचना है वो नया केंद्रक बन गई। ऐसा ही नीचे वाले ध्रुव पर होगा, यहाँ पर भी एक नया केंद्रक है वो बन जाएगा। यानी ये एक कोशिका, इस कोशिका में कितने केंद्रक बन गए, दो केंद्रक बन गए। तो ये समसूत्री विभाजन की केंद्रक प्रावस्था है वो कंप्लीट हो गई, केंद्रक विभाजन की प्रावस्था। अब केंद्रक विभाजन की प्रावस्था खत्म होने के बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन शुरू होता है। इसका विभाजन शुरू होगा कोशिका द्रव्य का विभाजन। और कोशिका द्रव्य का विभाजन है वो आपको बताया था दो विधियों से होता है, विदलन विधि और कोशिका पट्टिका विधि। विदलन विधि जंतुओं में पाई जाती है और कोशिका पट्टिका विधि है वो पादपों में पाई जाती है। तो कोशिका द्रव्य का विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन दो विधियों द्वारा होता है। फर्स्ट विदलन विधि। अब विदलन विधि द्वारा विभाजन कैसे होगा, देखो ये डायग्राम है विदलन विधि द्वारा विभाजन का। ये कोशिका टेलोफेज वाली, इस कोशिका में ये दो बने हुए हैं केंद्रक और इसके बीच में ये जो पूरा पदार्थ है वो है कोशिका द्रव्य। इस कोशिका द्रव्य का विभाजन करना है। विदलन विधि में क्या होगा, ये जंतुओं में इस विधि द्वारा विभाजन होता है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले इस कोशिका के बाहर जो कोशिका झिल्ली है उससे उसके केंद्र भाग से एक खांच बनना यानी एक गुहा बनना शुरू होगी और ये खांच है वो धीरे धीरे इसके बीच में आनी शुरू होगी। जैसे ही बीच में आएगी, बीच में दोनों खांच जब आपस में मिलेगी वहां से कोशिका है वो अलग हो जाएगी और कोशिका अलग होने से दो कोशिकाएं हैं उनका निर्माण हो जाएगा। तो एक मात्र कोशिका है वो विभाजित होकर दो पुत्री कोशिका का निर्माण कर लेगी और इनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या है वो समान रहेगी। तो ये समसूत्री विभाजन में संपन्न होगी। जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन विदलन विधि द्वारा होता है। तो जंतु कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य का जो विभाजन है वो विदलन विधि द्वारा संपन्न होता है। पादपों में कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा कोशिका पट्टिका विधि द्वारा। इसमें एक्टिन व मायोसिन तंतुओं में संकुचन होने से एक विदलन खांच बनती है जो आगे वृद्धि करते हुए कोशिका द्रव्य को दो बराबर भागों में बांट देती है और दोनों कोशिका को जब बराबर भागों में बांट देगी तो एक मात्र कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। ठीक है। कोशिका विभाजन की दूसरी विधि है, सेकंड है वो है कोशिका पट्टिका विधि। ये है कोशिका पट्टिका विधि। अब कोशिका पट्टिका विधि में क्या होता है, देखो जो हमने पढ़ा हुआ है कि पादपों की जो कोशिका है इसमें कोशिका झिल्ली के बाहर की ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति होगी पादपों के अंदर, तो कोशिका झिल्ली के बाहर की ओर क्या है, कोशिका भित्ति। अब इनमें विदलन विधि में तो बाहर की ओर से खांच बनना शुरू होती है जो भीतर की ओर जाती है। इनमें क्या होगा, इसमें एक फ्रेगमोप्लास्ट पदार्थ बनेगा। कोशिका भित्ति है उससे एक पदार्थ बनेगा जिसका नाम होता है फ्रेगमोप्लास्ट। ये फ्रेगमोप्लास्ट है वो दोनों पुत्री केंद्रकों के बीच में आ जाएगा और बीच में आने के बाद फ्रेगमोप्लास्ट है वो अपनी लंबाई में वृद्धि करेगा और जैसे ही लंबाई में वृद्धि करके ये दोनों केंद्रकों के दो बराबर भागों के अंदर बांट देगा, यानी दोनों केंद्रक है वो अलग अलग हो जाएंगे। फिर
इस फ्रेगमोप्लास्ट वाले भाग से दोनों जो कोशिकाएं हैं वो अलग हो जाएगी और एक कोशिका से दो नई कोशिकाएं हैं वो बन जाएगी। देखो, इस विधि द्वारा पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो कोशिका पट्टिका विधि है वो पादपों में पाई जाती है। पादपों का जो कोशिका द्रव्य है वो कोशिका पट्टिका विधि द्वारा होता है। इसमें पुराना अंतःपर्दवी जालिका, गोलजिकाएं, पुट्टिकाएं परस्पर जुड़कर मध्य में एक पट्टिका का निर्माण करते हैं जिसे फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। यानी इसमें फ्रेगमोप्लास्ट बनेगा। यह फ्रेगमोप्लास्ट पट्टिका वृद्धि करते हुए कोशिका भित्ति को स्पर्श कर कोशिका द्रव्य को दो बराबर भागों में बांट देता है। इस पर कैल्शियम व मैग्नीशियम के पेक्टेट जमा होने से मध्य पट्टिका का निर्माण होता है। तो इससे में कैल्शियम और पेक्टेट, मैग्नीशियम के पेक्टेट जमा होने से कोशिका पट्टिका विधि है वो बन जाएगी और एक कोशिका है वो विभाजित होकर दो कोशिकाओं में बदल जाएगी। अब है समसूत्री विभाजन का महत्व। इसके द्वारा जीवों के शरीर में वृद्धि व विकास की क्रिया संपन्न होती है। यानी समसूत्री विभाजन है, हमने शुरू में पढ़ा था, ये कायी कोशिकाओं में पाया जाता है। तो कायी कोशिका में लगातार विभाजन होने से वृद्धि होगी और विकास है वो होगा। दूसरा इसका महत्व है, इसके द्वारा शरीर में टूट फूट की मरम्मत की जाती है। टूट फूट की मरम्मत, इसका अर्थ होता है जैसे हमारे शरीर पर कहीं पर भी चोट लग जाती है, चोट लगने पर घाव बन जाता है और वह घाव थोड़े दिनों के बाद में भरकर वहां पर एक नया जो पहले जैसी जो त्वचा है या संरचना है वो आ जाती है। यानी टूट फूट की जो मरम्मत हुई है उस स्थान पर वो समसूत्री विभाजन के द्वारा होती है। तीसरा है, इसके द्वारा पुरानी व रोगग्रस्त कोशिकाओं को नई कोशिकाओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। यानी शरीर के अंदर अगर कोई पुरानी कोशिका है, रोगग्रस्त कोशिका है, तो वह विभाजित होकर नई कोशिका में बदल जाएगी और पुरानी कोशिका है वो समाप्त हो जाएगी। चौथा पॉइंट है, जीवों में अलैंगिक जनन की क्रिया समसूत्री विभाजन द्वारा संपन्न होती है। तो जीवों के अंदर जो अलैंगिक जनन की क्रिया पाई जाती है वह अलैंगिक जनन की क्रिया भी समसूत्री विभाजन द्वारा ही संपन्न होती है। इस विभाजन द्वारा जो पुत्री कोशिकाएं बनती है वो आनुवांशिक रूप से अपने जनक कोशिका के समान होती है। यानी जो नई कोशिका बनेगी वो पुरानी जो कोशिका जिससे वो बनी है उसके जैसे की जैसे ही बनेगी, उनमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो ये समसूत्री विभाजन का महत्व है। ठीक है, अगले वीडियो के अंदर हम अर्धसूत्री विभाजन है उसका अर्धसूत्री विभाजन है ये पढ़ेंगे। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा, एक कोशिका विभाजित होकर चार कोशिकाएं बनाएगी और चारों कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो मात्र कोशिका से आधी रह जाएगी।